वेलकम टू माय चैनल दैट इज समाधान आईसीएस। मेरा नाम वीरेंद्र, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे मेरे चैनल समाधान आईसीएस में। मैंने कल स्टार्ट किया था एक डेली न्यूज़ की द हिंदू की सीरीज को, जिससे मैं करंट अफेयर वगैरह को कंप्लीट करूंगा। मैं आज फिर आपके साथ में हाजिर हूं, जिसमें कि मैंने आज के करंट अफेयर यानी कि 29 अक्टूबर के जो भी करंट अफेयर थे उनको इनकॉर्पोरेट किया है। करंट अफेयर के सोर्सेज को कल मैंने बताया था मेरे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से होगा, लेकिन आज मैंने कुछ पीआईबी की इंफॉर्मेशन वगैरह भी इसमें इंडल्ज करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके मेरे इस इनिशिएटिव को जरूर लाइक करें और लोगों तक भी इसको पहुंचाने में मेरी हेल्प करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बताता हूँ, ये काउंटरिंग डीप फिक्स के बारे में जो है ये द हिंदू का डायरेक्ट आर्टिकल है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बाकी सभी न्यूज़ इंफॉर्मेशन को लेके हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस को लेके जो है एक सर्वे हुआ है, जिस सर्वे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को बताया है कि जो 92% लोग हैं उनके पास में बिजली पहुंची हुई है, वो एक्सेस कर पाते हैं। उसमें से 87% 87% लोग वो हैं जिनका ग्रिड बेस्ड यानी कि थर्मल पावर यानी एनटीपीसी के इनिशिएटिव से ही बिजली पहुंची है। इसमें हाइड्रल या फिर किसी और तरह की बिजली की रिन्यूएबल वगैरह बिजली की कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। लेकिन एक मेजर एरिया अगर इंडिया की बात करूं जो बिजली को एक्वायर करता है, 100% अगर एक्वायर करता है, उसमें 80% एरिया जो है वो पावर ग्रिड ही जो है अपनी बिजली सप्लाई कर रहा है। बाकी 13% जो बिजली सप्लाई की जाती है वो अदर रिसोर्सेज से की जाती है। इसका ये मतलब है यानी 80% एरिया जो है ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का है। इसके अलावा इसमें से जो लीगल है यानी 85% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं। अगर मैं 100% की बात करूं, चाहे वो ग्रिड बेस्ड है या नॉन ग्रिड बेस्ड है, कैसे भी वो बिजली ले रहे हैं, उसमें से 85% लोग वो हैं बिजली में जो कि लीगल तरीके से अपना बिल वगैरह देते हैं, इनके पास में मीटर कनेक्शन अवेलेबल है। और जो बिजली की बात की है सरकार ने, इनका कहना है कि दिन में 17 घंटे 17 आवर्स की बिजली सप्लाई हम गांव से हो या शहर में हर जगह पे 17 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, ऐसा गवर्नमेंट का क्लेम है। इसमें आप देखते हैं। चलिए जो भी है क्या सच्चाई है। एक ग्रीन इनिशिएटिव का एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये भी द हिंदू की आज की खबर है। आप चाहे तो उसको फाइनेंस वाले पेज पे देख सकते हैं। इसमें क्या है कि भाई जापान के एक बैंक है, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और एनटीपीसी जो हमारा पीएसयू है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ में इनका दोनों का कोलैबोरेशन हुआ और इसने एग्री किया कि ये इतना पैसे यानी कि $50 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे भारत में। किस चीज के लिए इन्वेस्ट करेंगे? हालांकि इसके बहुत सारे पैरामीटर्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि इंडिया में जो बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है, बहुत ज्यादा क्या मैं बोल सकता हूँ कि सल्फर इमिशन हो रहा है, कार्बन इमिशन है, जिस किसी की वजह से इंडिया में पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज हो रहा है, उसको कर्व करने का, खत्म करने का ये एक तरीके से निर्णय लिया गया है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट है टू फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, जो सल्फरिक गैस होती है जो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, उसको खत्म करने का, कर्व करने का या फिर मिनिमम करने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। साथ में इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके बारे में अगर आपको जानकारी ज्यादा लेनी है तो एजेंडा नंबर 21 और या क्योटो प्रोटोकॉल या यूएनएफ ट्रिपल सी की वेबसाइट पर जाके इसको आप ज्यादा भी इसको पढ़ सकते हैं। यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में इसमें कई सारी गाइडलाइंस दी गई हैं क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर में, आप उसको ज्यादा पढ़ सकते हैं। बट ये ग्रीन इनिशिएटिव है तो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। इसके बारे में या किसी भी न्यूज के बारे में अगर आपको बहुत डिटेल अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। इसके अलावा डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड दिया गया है। ये डॉक्टर तुलसीदास चुग खुद एक बहुत बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास में लगभग 200 से ऊपर अपने खुद के नाम पे पेटेंट्स हैं। रिसर्च वगैरह की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल जो बीकेएल हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पे ये जो अपनी सर्विसेज देते हैं, इनकी कई सारी किताबें हैं, इनके नाम पर किताबें, इनकी खुद की अपनी कई सारी किताबें, लगभग इनके 1000 के आसपास की खुद की सेल्फ पब्लिकेशंस हैं इनके रिसर्च वर्क के ऊपर में, यानी कि काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट शख्सियत है भारत के लिए। तो इनके नाम पे एक अवार्ड रखा गया है, जिस अवार्ड का नाम ही डायरेक्ट डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड है। इनको जीतने वाले सतीश, डॉक्टर सतीश मिश्रा है। इनकी जो रिसर्च थी लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट के ऊपर में रिसर्च थी, तो जिस के ऊपर में इन्होंने ये अवार्ड को जीता है। इसकी और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसको पीआईबी के थ्रू जो अपनी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। मेरे पास में लिमिटेड टाइम है तो इसमें बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर पाऊंगा, या अगर मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा बाद में। बाकी इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं। सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं, मैंने जैसे याद किया आप भी वैसे कर सकते हैं। ताऊ एंड काकी, तजाकिस्तान,
उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 4 कंट्री हैं जो कि सेंट्रल एशिया का पार्ट है। और इंडिया की इनके साथ में एक अभी वार्ता खत्म हुई जिसमें कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, कौन है आप बताइएगा? डॉक्टर साहब हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी अभी बेका के फोरम में भी वो थे हमारे साथ में। तो इन्होंने जो सेंट्रल एशिया के साथ बैठ के इस बात को एग्री किया, इंडिया यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा $1 बिलियन। पता नहीं कहाँ से करेगा, हम बताए इंडिया इन्वेस्ट करेगा, कहीं से लोन लेके करेगा। $1 बिलियन किस किस सेक्टर्स में करेगा? आईटी के ऊपर में करेगा, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से। इसके अलावा इनके ही पास में कंट्री है ईरान, जहाँ पे इंडिया अपना चाबहार पोर्ट बना रहा है। इसके बारे में भी इस बैठक में बात हुई है और इन लोगों ने, इन चारों कंट्री ने बड़ी तारीफ की इंडिया की इसके लिए। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताऊ काकी के नाम से आप याद कर लीजिएगा, मैंने ऐसे किया हुआ है। इसके अलावा काउंटरिंग डीफ्लेक्स। डीफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी की भी ऑडियो को, वीडियो को, इमेज को, इमोशंस को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। यानी कि किसी का चेहरा किसी पे लगा दिया, किसी के इमोशन किसी पे लगा दिए, मेरा इतना सा चेहरा काट के किसी एक्टर के ऊपर लगा दिया, किसी एक्टर का इतना चेहरा काट के मेरे ऊपर लगा दिया। इस तरह की कई सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप अवेलेबल हैं फिलहाल। अब इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा, सबसे पहले तो एक खैर अच्छी बात तो है ये, आप बहुत इजीली, आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए टेक्निकल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईटी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। हमारे इंडिया में एजुकेशन वैसे नहीं है, आईटी एजुकेशन तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, बहुत अलग बात है। एजुकेशन नहीं, इंडिया में नहीं है। तो ये एक इंडिया के लिए अच्छी बात है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी व्हाट्सएवर हमारे पास में इजी एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इजीली एक्सेसिबल है। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे पास में इजीली एक्सेसिबल है, ये कितना सही है भारत में, और कितनी लिटरेसी, कितनी अवेयरनेस है लोगों को, किस तरीके से इसका प्रो यूज होना चाहिए, किस तरह से इसके कॉन्स यूज हो जाते हैं, इन सब के बारे में ये जो काउंटरिंग डीप फेक्स की पूरी न्यूज है द हिंदू आर्टिकल में। अच्छा, कल एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। गूगल को बोला था कि आपने इसके ऊपर में कुछ काम वगैरह किया है, अभी भी लिंक वगैरह रिसर्च करने में मिल जाते हैं। आप अगर कभी भी इस तरह का कोई रिसर्च लिंक पे करेंगे, मतलब रिसर्च करेंगे, तो आपकी उसको ना कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, या फिर कुछ यहाँ वहाँ की चीजें दिखा देगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंडिया में पूरी तरह से बैन गवर्नमेंट की तरफ से तो कर दी गई है। गूगल इंडिया ने उसको अभी कुछ बहुत मेजर उसकी कोडिंग एल्गोरिदम में कुछ काम नहीं किया, तो गूगल ने अपनी तरफ से इंडिया को बोला हम ऐसा कुछ काम करेंगे। अब एक तो ये सरदर्द था ही, एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी को लेके, एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेके। दूसरी डीप फेक की एक इंपॉर्टेंट न्यूज अब आ रही है। डीप फेक की इंपॉर्टेंट न्यूज से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके ऊपर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ मैंने पॉइंट अपनी तरफ से इंडल्ज करने की कोशिश की है, कुछ पॉइंट मैंने द हिंदू से नहीं, कुछ मेरी अपनी खुद की समझ से मैंने इसमें रखे। इसको भी आप यूज कर सकते हैं, अपने भी पॉइंट लिख सकते हैं। डीप फेक का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब होता है कि आपकी चेहरा, वीडियो, इमेजेस, इमोशन वगैरह को चेंज करके किसी और का लगा देना। इतना ज्यादा फेक, इतना ज्यादा डीप फेक होता है कि आप उसको पता ही नहीं कर पाते कि ओरिजिनल कौन सा है और बाइफरकेटेड कौन सा, जिसमें गड़बड़ की गई वो कौन सा, वो आप नहीं पता कर पाते, इसलिए इसे डीप फेक नाम दिया गया है। ठीक है। थ्रेट क्या होगा? इंडिविजुअल की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वुमेन हुड के पर में खतरा है। कई सारे एक्टर्स जो हैं उनकी गलत तरीके से इमेजेस वगैरह स्क्रॉल, क्या नाम है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट वगैरह पे चली जाती है। इस तरह की कई चीजें नहीं, इंडिविजुअल की अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा, कल्चर के लिए खतरा है। कई सारे ऐसे यहाँ पे इंडिया में पनपते हैं जिसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिलीजन के लिए खतरा है। पता चले कि आज के टाइम पे ऐसे कई सारे सेंसिटिव रिलीजन है। फ्रांस में थोड़ा सेंसिटिव रिलीजन की वजह से कुछ एक बहुत बड़े वहां पे कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। तो रिलीजन के लिए खतरा है। ये सभी खतरा है, तो फिर किस चीज के लिए खतरा? हमारी डेमोक्रेसी के लिए सब चीजें खतरा है। इसके अगर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बस एक एक वर्ड में बताया तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का खतरा है। कल्चर, हमारे इंडिया में दुनिया भर के कल्चर है, किसी भी कल्चर में आप चले जाओ, आपने किसी कल्चर की इमेज उठा के किसी और कल्चर में कॉपी पेस्ट कर दी, पता चले कि आपने टेंपल की एक फोटो के बीच में वहां पे किसी नोटोरियस एलिमेंट में वहां पे कुछ मीट वगैरह लगा दिया टेंपल की फोटो में, या किसी भगवान की इमेज के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर दी, तो कल्चर, रिलीजन दोनों के लिए खतरा हो जाएगा, हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो जाएगा। तो जिससे कि चाहे या ना चाहे बिना आपके राइट्स हो सकते हैं। तो राइट्स तो इंडिया में वैसे भी इजी हो जाते हैं आजकल।
तो इस तरह की अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल होने लगी तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। पॉजिटिविटी तो है इसकी, बहुत सारी है, इजीली एक्सेसिबल है, विदाउट कोडिंग आप सीख सकते हैं। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सिर्फ एंड्रॉइड या फिर आईफोन चलाना ही जानता है वो भी उसको यूज कर सकता है। ये सब तो है, इसके अलावा खतरा भी है। इसकी क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे आप इजीली पता लगा पाए ओरिजिनल कौन सा है और बाइफिकेटेड कौन सा है। ये पॉसिबिलिटी, ऐसी नई टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ एप्स वगैरह लाए जाए। अगर ऐसे ऐप आ सकते हैं जिसमें आपका चेहरा चेंज हो सकता है, जिसमें कि आप इमोशन बदल दिए जा सकते हैं, तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ सकती है जिसमें कि आप सच्चाई और झूठ का जो है दोनों में अंतर पता लगा सकते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस मीडिया को आपको एक्सेस करना है, किस मीडिया को आपको छोड़ना है। इस तरह की लिटरेसी लोगों में होनी चाहिए। मीडिया लिटरेसी नहीं है, आपने लिंक पे क्लिक किया, नेट न्यूट्रलिटी के नाम पे इंडिया में ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं, गाफा टेक्स इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं जिसमें अगर कोई भी लिंक पे सर्च किया तो सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट के पेज आ जाते हैं। पता चले एडवर्टाइजमेंट के जो पेज हैं वो आपकी कहीं ना कहीं मीडिया लिटरेसी को ही हार्म कर रहे हैं। आपको वो चाहिए नहीं इंफॉर्मेशन, फिर भी आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्योंकि आप गलती से उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। बिकॉज वेन एवर यू टाइप समथिंग ऑन गूगल, व्हाट यू गॉट, आप कुछ भी चीज ढूंढते हैं उसमें मिलता है कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, लिंक्स मिलते हैं। लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मिलते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो मीडिया लिटरेसी इसमें इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसी तरफ अपनी अप्रोच रखें। पॉलिसी मेकिंग इस तरह की होनी चाहिए, अगर कल का कोई इस तरह की हरकत की जाती, कोई खराब इस तरह की जाती जिसमें कि हमारे किसी भी तरह से थ्रेट हो सकता है, तो उसको हम कुछ स्टैंडर्ड पनिशमेंट दे पाए, ऐसा कुछ होना चाहिए जिसपे गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। हमारी जो आईटी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसको इस पे बात करनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आज की एडिटोरियल की इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा द हिंदू के फर्स्ट पेज की ये न्यूज है इसमें कि 20% जो रूरल पॉपुलेशन है उनके पास किताब ही नहीं है। ये सरकारी आंकड़ा है। 20% ऐसे गांव देहात में लोग हैं जिनके पास में किताब ही नहीं है, और 11% ही ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट लिटरेसी के बारे में हम बात करते हैं, लॉकडाउन होने में हम बात करते हैं, जियो इंटरनेट धनाधन फ्री दे रहा है, ये सब चीजें, बट स्टिल इंडिया इज लैकिंग। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिशन की शुरुआत की गई है जिसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी मिशन। बहुत टाइम पहले स्टार्ट किया गया था, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। नेशनल लाइब्रेरी मिशन इंडिया में जितनी इजीली वाइन एंड बियर शॉप अवेलेबल है, आपके एरिया में आपको वाइन एंड बियर शॉप की 4 दुकानें पता होंगी, आप सोचना इस बारे में जरूर। लेकिन आपके एरिया में कितनी ही लाइब्रेरी है जो कि सरकारी और मुफ्त अवेलेबल है, जहाँ पे किताबें आप खुद से लाके पढ़ लो। ऐसी कितनी लाइब्रेरी आपके आसपास में एरिया, या फिर ऐसी कितनी लाइब्रेरी आपके पास किताबें नहीं है तो वहां से आप इशू करा के पढ़ सकते हो। कितनी है, शायद ही एक हो या फिर ना हो। लेकिन इस तरह के जो खराब दुकानें हैं, वाइन एंड बियर शॉप है, सिगरेट पनवाड़ी की दुकान, ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है। तो इंडिया एंड इंडियन गवर्नेंस हैव टू थिंक वेयर वी आर ड्राइविंग आवरसेल्फ, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट, इससे पहले एक एनजीओ, जिस एनजीओ का नाम है एनजीओ प्रथम, एनजीओ प्रथम लगभग 15 साल से इस तरह का काम कर रही है। उसके बाद में सरकार ने बोला ये तो हम अपने आप रिसर्च करेंगे। सरकार ने फिर रिसर्च करके ये आंकड़े दिए। अब ये तो सरकारी आंकड़े है, सिचुएशन इससे भी बड़ी जो है, अगर बोलूं चिंताजनक है, बड़ी खराब सिचुएशन है, बड़ी चिंताजनक सिचुएशन है। तो 20% लोगों के पास किताबें नहीं है। हम कलाम बनाएंगे भारत में से, दूसरा विवेकानंद बनाएंगे, कहां से बनाएंगे? किताब ही नहीं है तो कहां से बनाते? नहीं है ना पॉसिबल। अब सारी चीजें अगर आप प्राइवेटाइज कर दोगे तो फिर तो एक्सेसिबिलिटी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, गरीबों के लिए तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। ये मैं आपके चैनल, मतलब अपने चैनल से, यूट्यूब के माध्यम से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि थोड़ा इस बारे में थोड़ा सीरियस होकर सोचे। बिकॉज अगर आपका हाथ पैर सलामत रहेंगे, आंखें सलामत रहेंगी, तो ही आप मंदिर में पूजा कर सकते हो, है ना। उसके लिए तो डॉक्टर चाहिए होगा, उसके लिए पढ़ाई चाहिए होगी। सो एजुकेशन इज एनी हाउ द बेस, सो वी हैव टू थिंक वेरी सीरियसली। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, फैनी ब्रिज। फैनी एक नदी है जो कि त्रिपुरा के दक्षिण की तरफ से निकलती है, फैनी नदी, ठीक है, और ये चली जाती है, बाद में बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसके पास में एक पोर्ट है, इंपॉर्टेंट पोर्ट, चिटगांव पोर्ट। चिटगांव पोर्ट इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया कहीं ना कहीं अपना नेवी बेस एक्सेस करता है, और चाइना भी अपना वहां पे नेवी बेस रखता है। दोनों की वहां पर ट्रेड भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इंडिया इस जगह से, त्रिपुरा की सबरूम से रामगढ़ तक एक ब्रिज बना रहा है, 1.8 किलोमीटर का, नहीं 1 मील से कुछ ज्यादा, थोड़ा लंबा एक पुल वहां पे कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की जा रही है, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। और हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ में थोड़े खटास में बीच में चले गए थे, उसके लिए भी अच्छी इंफॉर्मेशन। दूसरा, त्रिपुरा के लोगों के लिए वहां पे अच्छी इंफॉर्मेशन है।
वहां से कॉमर्शियल ट्रेड बढ़ने की अच्छी इंफॉर्मेशन है, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ेगी इंटरनेशनल लेवल पे। तो एक अच्छी खबर इंडिया में आ रही है फैनी ब्रिज को लेकर, फैनी एक नदी का नाम है, ठीक है। इसके अलावा गिफ्ट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्निकल सिटी, गिफ्ट के नाम से इंडिया और यूके के बीच में डील हुई है, जिस डील में यूके ने ये माना कि हम जो है आपको $24 बिलियन खर्च करेंगे और इंडिया में वर्ल्ड की सेकंड नंबर ऐसी सिटी बना देंगे आपको जो कि आपकी फाइनेंस की जरूरतें पूरा करेंगी। इस तरह की सिटी इंडिया में अभी ऐसी कोई भी नहीं है और इस तरह किसी ने सोचा भी नहीं था। थैंक्स टू करंट गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस तरह की अगर बात का इनिशिएटिव लिया है और आने वाले समय में अगर हमें ऐसा कुछ गिफ्ट मिल सकता है तो हमें अपनी बड़ी बड़ी जो वार्ताएं होती हैं जिसमें कि हम सिंगापुर में या फिर दुबई वगैरह में अपनी सभी जो कॉर्पोरेट हाउस होते हैं उनको बुलाते हैं, तो उनकी शायद हमें अब जरूरत ना पड़े। इंडिया में ये काम हो जाएगा। गुजरात के साबरमती के पास में इसका कंस्ट्रक्शन होगा, 12 15 किलोमीटर के एरिया में ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अभी सिर्फ इसकी डॉक्यूमेंटेशन साइन हुई, आगे क्या बात होती है उसके बारे में हम जरूर नजर रखेंगे। बाकी एक और इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसमें ये बात बोली कि जो बेका एक्ट है इसमें आज साइन वगैरह हो गए, कंप्लीट बास्केट तैयार हो गया। और भी अगर आपको इनमें से किसी भी इंफॉर्मेशन न्यूज के बारे में ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन या चाहिए तो आप मुझसे इसके बारे में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग समाधान आईसीएस। मेरा नाम वीरेंद्र है और ये आज का करंट अफेयर की न्यूज थी। कल के करंट अफेयर के साथ में मैं फिर आपके सामने जरूर आ जाऊंगा। थैंक यू।